नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 58वां भाग है। और भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम पढ़ रहे थे अरब भूगोलवेताओं का योगदान। अरब भूगोलवेताओं में हमने लास्ट क्लास में इब्न बतूता के बारे में पढ़ा था, जो एक महान यात्री और महान भूगोलवेता हुए, जिनको अरब जगत का मार्को पोलो की संज्ञा दी गई है। उनकी अत्यधिक क्षेत्रों की यात्राओं के कारण, यात्रा वृत्तांतों के कारण, यानी विभिन्न देशों की विभिन्न क्षेत्रों की इनके द्वारा यात्राएं की गई, इसलिए इनको अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। आज हम अगले अरब विद्वान के बारे में पढ़ेंगे। ये संभवतः एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अंतिम अरब भूगोलवेता थे जिनका विस्तृत ज्ञान हमें उपलब्ध होता है। इनके अलावा अन्य भूगोलवेता अवश्य हुए, लेकिन उनके बारे में जो जानकारियाँ हैं वो ज़्यादा विस्तृत नहीं है और उनका जो वर्णन है वो भी ज़्यादा विस्तृत नहीं है। तो ये अंतिम एक प्रकार से हम अरब भूगोलवेता इनको कह सकते हैं। इब्न खालदून या इब्न खलदून इनको कह सकते हैं। इब्न खालदून एक महान भूगोलवेता एवं एक महान ऐतिहासिक विचारक हैं, यानी एक ही विवेकशील भूगोलवेता थे और एक महान ऐतिहासिक विचारक भी थे। विवेकशील भूगोलवेता एवं महान ऐतिहासिक विचारक इनको कहा जा सकता है। भूगोल में भी इनकी जानकारियां हैं वो पर्याप्त, इनके द्वारा जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा इतिहास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जो समय रहा है वो 1332 से लेकर के 1406 ईस्वी वर्ष रहा है। 1332 से 1406 ईस्वी इनका ये समय रहा है। इब्न खालदून की अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म संभवतः अल्जीरिया या हम ये कह सकते हैं उत्तरी अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। उत्तरी अफ्रीका। अल्जीरिया में इनका जन्म हुआ था। तो उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है, अल्जीरिया वाला भाग है, ये मोरक्को से लगता हुआ जो क्षेत्र है, उसमें इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान इसका जन्म उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में भूमध्य सागर के निकट या काहिरा में भी मानते हैं। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका यानी काहिरा में इनका जन्म हुआ, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। तो विशेषता हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है उससे ये संबंधित थे। उत्तरी अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था इब्न खालदून का। इनके द्वारा स्पेन, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया जो क्षेत्र हैं उनकी यात्राएं इनके द्वारा की गई थी। स्पेन, ट्यूनीशिया और
अल्जीरिया क्षेत्र जो है उनकी यात्रा इन्होंने की। इनका अंतिम समय मिस्र में व्यतीत हुआ था। अंतिम समय इनका मिस्र में व्यतीत हुआ। इनके द्वारा स्पेन, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया में ये रहे। इसके अतिरिक्त और इसका जन्म है वो कुछ एक विद्वानों ने अल्जीरिया या उत्तरी अफ्रीका में इसका जन्म माना है। इसके अलावा कुछ एक विद्वानों ने इनका जन्म है वो भूमध्य सागर के तट पर काहिरा में भी इनका जन्म स्थान माना है। इनके द्वारा 35 वर्षों तक भूगोल में महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किए गए, 35 वर्ष की आयु तक। और इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिसमें विभिन्न भौगोलिक जानकारियों को, विभिन्न जो भूगोल की शाखाएं हैं उनका वर्णन इनके द्वारा किया गया। ये लगभग पुस्तक इनकी 1377 में इनकी पुस्तक है वो पूरी हुई थी। 1377 में। पुस्तक का नाम था मुकद्दिमा। मुकद्दिमा इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक रही है जिसका जो लगभग 1377 में पूरी हुई थी। और इस पुस्तक में इन्होंने अलग अलग 6 खंड इस पुस्तक के इनके द्वारा लिखित हैं। मुकद्दिमा या इसको हम मुकद्दिमा भी कह सकते हैं। इस पुस्तक के कुल 6 खंड हैं। इन 6 खंडों में इनके द्वारा अलग अलग जानकारियां प्रदान की गई हैं। जैसे पहला जो खंड है वो सभ्यता और भूगोल और मानव विज्ञान, सभ्यता, भूगोल और मानव विज्ञान से संबंधित है, वो पहला भाग इनका है। सभ्यता, भूगोल और मानव विज्ञान। सभ्यता, भूगोल और मानव विज्ञान जो इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने विभिन्न सभ्यताओं के बारे में और मानव सभ्यता किस प्रकार से सभ्यता का विकास होता है, मानवीय सभ्यता पर किस प्रकार से मानवीय सभ्यता का विकास हुआ है, इन सारी चीज़ों का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। विभिन्न सभ्यताओं के उत्थान पतन, विभिन्न राजवंशों के उत्थान पतन की जानकारियाँ हैं वो इनकी इस पुस्तक से मिलती है। दूसरी पुस्तक की हम बात करें, घुमक्कड़ संस्कृति व स्थायी संस्कृति में अंतर, ये इनकी दूसरी इसका भाग है। घुमक्कड़ संस्कृति एवं स्थायी संस्कृति में अंतर, यानी किस प्रकार से घुमक्कड़ लोगों की संस्कृति किस प्रकार की होती है, उनमें किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, सांस्कृतिक गुण उनके किस प्रकार के होते हैं, उन चीज़ों के बारे में। और इसके अलावा स्थायी संस्कृति किस प्रकार से भिन्न होती है घुमक्कड़ संस्कृति से, इसका वर्णन इस पुस्तक में या इस भाग में किया गया है। यानी घुमक्कड़ संस्कृति और स्थायी संस्कृति में अंतर इनके द्वारा इसमें बताया गया है। घुमक्कड़ संस्कृति के बारे में इन्होंने, जैसे जो मरुस्थल के या घुमक्कड़ जो लोग होते हैं या आदिम जीवन जीने वाले हैं, उनको शूद्र माना जाता है, ऐसी इनके द्वारा व्याख्या की गई है। घुमक्कड़ लोगों को इसकी व्याख्या इनके द्वारा की गई है इस पुस्तक में कि किस प्रकार घुमक्कड़ संस्कृति के लोग हैं उनको शूद्र माना जाता है, उनका
किस प्रकार से जीवन व्यतीत होता है, उनकी जीवन शैली किस प्रकार की होती है, उसके ऊपर भौतिक पर्यावरण के उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सारी चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है। इसके अलावा स्थायी संस्कृति में इन्होंने जो नगरवासी होते हैं उनके जीवन का वर्गीकरण और जानकारियाँ दी हैं, जो कि इसका चौथा भाग है। तीसरा भाग है वो राजवंश एवं राज्यों से संबंधित है। तीसरा भाग राजवंश एवं राज्य। इसमें इन्होंने विभिन्न राजवंशों एवं राज्यों के उत्थान एवं पतन का वर्णन किया है। तो विभिन्न राजवंशों का किस प्रकार से उत्थान हुआ, विभिन्न राज्यों का किस प्रकार से उत्थान हुआ, किस प्रकार से वो राज्य उत्पन्न हुए और किस प्रकार से उन राज्यों का पतन हो गया, विनाश हो गया, उन सारी चीज़ों का जिक्र जो इसके तीसरे भाग में देखने को मिलता है, राजवंश एवं राज्य। ये जो इसका तीसरा भाग है, इसमें राजवंशों के उत्थान एवं पतन के बारे में जानकारियाँ प्रदान की गई हैं। चौथा भाग जो है उसमें गाँव और नगरों में जीवन का वर्गीकरण किया गया है। ग्राम एवं नगरों में जीवन, इसका वर्णन इनके द्वारा इसके चौथे भाग में किया गया है। इनके द्वारा ग्रामीण जीवन को शुद्ध सात्विक बताया गया है, कम विलासिता वाला बताया गया है। यानी ग्रामीण जीवन है वो इनके अनुसार विलासिताओं पर आधारित नहीं होता, गांव के लोग हैं वो मेहनती होते हैं और उनके द्वारा जो जीवन यापन के लिए कठिन संघर्ष है वो किया जाता है, कठिन कार्य है वो किए जाते हैं। यानी ग्रामीण जीवन को इन्होंने अच्छा बताया। नगरीय जीवन को विलासिताओं पर आधारित बताया है। यानी जो नगरों का जीवन है उसको नगरों के लोगों को कुंठित, और इसके अलावा जो नगरों के जीवन नगरवासी जो होते हैं उनका जीवन है वो विलासिताओं की वस्तुता पर निर्भर रहता है। यानी जो वस्तुएं हैं विलासिता की उनके ऊपर निर्भर रहता है। इसके अलावा ये नीरस एवं मृदु होता है। यानी नगर के जो निवासी हैं या नगरवासी हैं वो विलासिताओं पर निर्भर रहते हैं और नैतिक दृष्टि से कैसे होते हैं, मृदु होते हैं। यानी नैतिकता उसमें कम पाई जाती है। यानी नैतिकता की दृष्टि से इनको कोमल बताया गया है, मृदु इनको बताया गया है। इसके अलावा इसकी जो पांचवा भाग है उसमें व्यवसाय और जीवन यापन के साधनों के बारे में बताया गया है। पांचवा भाग व्यवसाय एवं जीवन यापन के साधनों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। व्यवसाय एवं कौन कौन से जीवन यापन के साधन होते हैं, कौन कौन से व्यवसाय मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, इनका वर्णन विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में इनके द्वारा किए गए हैं। यानी अलग अलग प्रकार से इनका जो वर्णन इनके द्वारा किया गया है, किस प्रकार से व्यवसाय पर जीवन यापन के साधन है, किस प्रकार से व्यवसाय में परिवर्तित होते हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से जीवन यापन के साधन एवं व्यवसाय हैं, उनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा छठा जो भाग है उसमें विभिन्न विज्ञानों का वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया है। तो छठा भाग है वो विज्ञानों का वर्गीकरण, जिसमें मानव विज्ञान है या प्रकृति से संबंधित विज्ञान है उनके वर्गीकरण के बारे में बताया गया है या उनका वर्गीकरण है वो किया गया है। तो इस प्रकार से व्यवसाय एवं जीवन यापन पांचवा भाग हो गया और छठा भाग है उसमें विज्ञानों का वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया है। तो ये 6 भाग इस पुस्तक के हैं, जैसे सभ्यता, भूगोल और मानव विज्ञान,
दूसरा गुमक्कड़ संस्कृति एवं ससाई संस्कृति, इसके अलावा तीसरा राजवंश एवं राज्य, इसके अलावा चौथा ग्रामीण एवं नगरीय जीवन, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन के बारे में बताया गया है। पांचवा व्यवसाय और जीवन यापन के साधन तथा छठा जो है वो विज्ञान एवं जो विज्ञान की शाखाओं का वर्गीकरण है। ये जो पुस्तक है इसमें मानव के भौतिक पर्यावरण और उसकी जीवन शैली की भी व्याख्या प्रारंभ की गई थी। यानी मुकद्दिमा पुस्तक में मानव के भौतिक पर्यावरण एवं जीवन शैली की व्याख्या प्रारंभ की गई। यानी मानव का भौतिक पर्यावरण किस प्रकार से मानव भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है और किस प्रकार से मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है, उसकी जीवन शैली किस प्रकार की है, उनके बारे में भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा इनका जलवायु विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान है। जलवायु विज्ञान, इनके अनुसार भूमध्य रेखा के निकट कम तथा शीतोष्ण प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार से मानव जीवन पर जलवायु के प्रभाव का वर्णन भी इनके द्वारा किया गया। यानी जो शीतोष्ण प्रदेश है उसमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है और जो भूमध्य रेखा है उसके निकट में जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके कारणों की व्याख्या भी इनके द्वारा की गई। निवास करती है, इसके कारणों की व्याख्या की। इसके अतिरिक्त इन्होंने यह भी बताया कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या निवास करती है। यह जानकारी भी इनके द्वारा दी गई थी। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान में भी यही प्रारूप है। उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या, दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या है वो विरल पाई जाती है। तो यह जानकारी भी इनके द्वारा अपनी पुस्तकों में दी गई थी। इसके यानी जो शीतोष्ण प्रदेश है उसमें जनसंख्या ज़्यादा बताई और जो उष्ण प्रदेश या भूमध्य रेखा के निकट प्रदेश हैं उनमें जनसंख्या कम बताई। इसके अतिरिक्त इन्होंने ये भी बताया कि उत्तर जो भाग होते हैं यानी शीतोष्ण से उत्तर भागों में, शीतोष्ण से उत्तर की ओर जनसंख्या विरल या नहीं के बराबर ही पाई जाती है। यानी शीतोष्ण, और इसका कारण इन्होंने बताया कम ताप के कारण। तो इस प्रकार से इन्होंने तीनों जो जलवायु क्षेत्र हैं, एक प्रकार से उष्ण है, शीतोष्ण और शीत जलवायु प्रदेशों में, कटिबंधों में जनसंख्या के वितरण के बारे में भी वर्णन किया कि जो भूमध्य रेखा के निकट वाला क्षेत्र है उसमें उच्च ताप की प्राप्ति, उच्च वर्षा की प्राप्ति के कारण वर्षा अधिक होने के कारण क्या है, जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके अतिरिक्त शीतोष्ण जो प्रदेश हैं वहाँ पर अनुकूल जलवायु के कारण जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है। इसके अलावा शीतोष्ण प्रदेश से उत्तर की ओर यानी शीत प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ पर जनसंख्या विरल या नहीं के बराबर जनसंख्या पाई जाती है। ऐसे वर्णन है वो इनकी पुस्तकों से मिलते हैं। इन्होंने नगरों का जो आधार है वो बस्तियाँ बताया।
यानी नगर है, नगर का आधार बस्तियां होती हैं। और बस्तियां हैं इनके अनुसार कि बस्तियां उन क्षेत्रों में बस्तियां यानी जहाँ पर भूमि की उर्वरता शक्ति है अधिक पाई जाती है, या समुद्र क्षेत्र जो है उनसे प्रेरित होकर के क्या है वहाँ पर बस्तियां बस जाती हैं। और उसमें धीरे धीरे क्या होता है विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, हस्तशिल्प, कला आदि विकसित हो जाते हैं। और उनसे क्या है जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते रहने से जो बस्ती है वो नगर का आकार ले लेती है। तो इस प्रकार से नगरों का आधार है वो इनके द्वारा क्या बताया गया, बस्तियां बताया गया। और इनके द्वारा यह भी वर्णन किया गया कि नगरें जो बस्तियां होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं। और वो किस में बदल जाती हैं, इसमें नगरों में बदल जाते हैं। इन्होंने पर्यावरण की सहायता से मानव की क्रियाओं को समझने का भी इनके द्वारा प्रयत्न किया गया। अरब के लोगों को घुमक्कड़ और निगरों के सरल होने के कारण भी इनके द्वारा बताए गए थे। भूमध्य रेखा के निकट जो परंपरागत जलवायु कटिबंधों को भी इनके द्वारा स्वीकार किया गया था। उष्णकटिबंधीय जलवायु है उसको इनके द्वारा स्वीकार किया गया था। यानी मानव पर्यावरण के बीच में संबंध बताए, जैसा पर्यावरण है उसके अनुसार मानव के स्वभाव के बारे में भी इन्होंने वर्णन किया था। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भूमध्य रेखा के निकट रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी त्वचा का रंग कैसा होता है, काला होता है। भूमध्य रेखा के निकट रहने वाले लोगों की त्वचा का रंग काला होता है। जैसा कि हम जानते हैं भूमध्य रेखा के निकट उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और उष्ण आर्द्र जलवायु में जो लोग निवास करते हैं उनकी त्वचा का रंग काला होता है। तो इस प्रकार इनके द्वारा भी ये जानकारी प्रदान की गई थी। यानी जलवायु एवं मानव के ऊपर किस प्रकार से संबंध होता है उसके बारे में भी वर्णन किया गया। यानी मानव एवं पर्यावरण के बारे में इनके द्वारा वर्णन किया गया। और मानव एवं पर्यावरण में जो सह संबंध पाए जाते हैं उनका भी वर्णन इन्होंने किया था। यानी सभी प्रकार की जलवायु में और वहाँ पर रहने वाले जो मनुष्य हैं उनकी संस्कृति, उनके जो वेशभूषा है, उनका जो रहन सहन है और उनकी जो शारीरिक बनावट है उसके ऊपर किस प्रकार से पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, ऐसा वर्णन इन्होंने किया था। तो इनको एक प्रकार से पहला निश्चयवादी भूगोलवेता भी कहा जाता है। यानी पर्यावरणीय निश्चयवादी भूगोलवेता भी हम कह सकते हैं, जिन्होंने मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का है वो पारस्परिक संबंध जो है उनका वर्णन किया था। तो इस प्रकार ये था भौगोलिक चिंतन के इतिहास में अरब भूगोलवेताओं का योगदान, जिसमें हमने इब्न खालदून के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।